हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका A9 एजुकेशन फैमिली में। आज 70th बीपीएससी सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था गजनवी के बारे में। अगर उन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है, आई थिंक हमने 29-30 वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं इस सीरीज में, जिसमें हमने सारा का सारा एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है एंड मिडिवल हिस्ट्री का 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 5th वीडियो है। इसी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सो मेरी अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में वो आपको फेस ना करना पड़े। सो यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और ऐसे क्या रीज़न थे, क्या योजनाएं थी इसकी जिसकी वजह से इसको सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। फिर हम स्टार्ट करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्य, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये 4 टॉपिक हमारा रहेगा आज का वीडियो का। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तुगलक का मूल नाम क्या था। तो ये था जॉन खां। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। और इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ये कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है, जैसे कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा व परोपकारी। इन नामों से इसको जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका मूल नाम जॉन खां था और इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी और गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था। अब आगे चलते हैं। इसका शासनकाल जो है ये 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। और दिल्ली सल्तनत के विद्वानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विलक्षण वाला व्यक्ति था। राजमुंद्री अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा गया है। तो कौन से अभिलेख में क्या कहा गया है और किसको दुनिया का खान कहा गया है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर कर लिया। यह अरबी फारसी का महान विद्वान था तथा ज्ञान विज्ञान व विभिन्न विधाओं में जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत भी था। इसीलिए इसको विद्वानों की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक को पागलों का बादशाह व इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा जाता है। एल्फिस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, और डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद कहते हैं कि दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान व सुसंस्कृत शासक था, और ये पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और बहराइच में गया था। पहला ऐसा शासक था। इब्न बतूता जो अफ्रीका से आया था, उसका मोहम्मद बिन तुगलक ने खूब स्वागत किया था। अब पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, कहाँ का यात्री था, और इब्न बतूता जो अफ्रीका का यात्री था, इसका किसने स्वागत किया अपने शासनकाल में, तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया किसको? इब्न बतूता को। और अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा? तो चाइना भेजा। इब्न बतूता ने इसके बारे में कहा कि सुल्तान की सबसे बड़ी विशेषता दानशीलता और दयालुता थी। इसने ये कहा। किसने कहा? इब्न बतूता ने। यह धर्म सहिष्णु शासक था, और यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के सभी धार्मिक त्योहार जैसे होली, दशहरा आदि पर्वों में भाग लिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक लोगों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करते समय जाति, धर्म, उच्च निम्न यह नहीं देखता था, और योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती थी इसके शासनकाल में। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके दरबार में जैन धर्म के 2 प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन कौन से? राजशेखर और जिन्न प्रभा सूरी। ओके। इसने इंसाए मेहरू नामक पुस्तक की रचना की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इतने सारे अच्छे काम इसने किए। अब देखते हैं
ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, इसकी कौन कौन से योजनाओं की वजह से इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। सबसे पहले इसकी योजना जो थी, ये इसने राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी तथा देवगिरी महाराष्ट्र का नाम दौलताबाद रख दिया। उसकी राजधानी परिवर्तन की योजना विवाद का विषय मानी जाती है, इसके बारे में दो मत है, और ये दो मत है कौन से। फर्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य में केंद्र में था, और साम्राज्य के केंद्र में था कौन सा, देवगिरी, और उसकी राजधानी परिवर्तन करने के बाद इब्न बतूता ने अपनी रचना रहेला में बताया है कि दिल्ली वासी सुल्तान को अक्सर गाली भरे पत्र लिखा करते थे, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने उसको सजा देने के लिए राजधानी परिवर्तन किया। ये जिसकी वजह से इसको मूर्ख कहा जाता है। लेकिन बाद में यह योजना असफल रही और उसने देवगिरी से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। इससे दिल्ली की प्रतिष्ठा भी कम हुई तथा प्रशासन तंत्र के साथ राजकोष पर भी बुरा असर पड़ा। ये इसका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे गलत पड़ा। सेकंड क्या रीजन था असफल होने का। दूसरी असफल योजना सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में था, और उस समय चांदी का सिक्का, टका व तांबे का सिक्का जीतल चलता था। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी के अभाव का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग कर लिया, और यह मुद्रा किसी धातु की थी और यह एक विवाद का विषय बना है। बर्नी ने इसे तांबे का व फरिश्ता ने इसे पीतल का या कांसे का बताया। नेक्स्ट है जहां अन्य सिक्के अब अरबी भाषा में अभिलेख खुदे होते थे, वहीं सांकेतिक मुद्रा पर अरबी फारसी दोनों भाषाओं में अभिलेख खुदे होते थे, और जिसका मोहम्मद बिन तुगलक से पहले चीन के कबुलई खां और ईरान के ग्यावतू खां के द्वारा सांकेतिक मुद्रा को चलाया गया। यहाँ पे किसके द्वारा सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया गया, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है इनमें कबुलई खां की योजना सफल रही। कबुलई खां द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा को चाऊ कहा जाता है। किसके द्वारा, जो कबुलई खां ने चलाया उसको चाऊ कहा जाता है। और टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार तथा ब्राउन ने उसे इतिहास का सबसे चालाक राजा कहा है। किसने सबसे चालाक राजा कहा है, ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन क्षेत्र जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था उसमें विजय अभियान की योजना बनाई, और यह समय से पहले असफल हो गई। वहां पर विद्रोह चल रहा था और वह ये वहां जाकर कब्जा करना चाहता था, जिसके जाने से पहले वहां सुलह हो गई और उसकी यह योजना भी फेल हो गई, असफल हो गई। इनकी एक योजना 1333 से लेकर 1334 में कराचिल अभियान, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्य को अपना अधीन बनाना था जहां अधिकांश विरोधी शरण लिए हुए थे, जिसकी वजह से सीमावर्ती क्षेत्र जो है ये टोटली असुरक्षित हो जाता था। और कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि कराचिल कुल्लू तथा कांगड़ा के मध्य था। वह कुछ विद्वानों के अनुसार गढ़वाल व कुमायूं के बीच था। सही समय का चयन न होने के कारण यह योजना भी फेल्योर साबित हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी, और इसी समय दोआब में सूखा व अकाल पड़ गया। किसानों और जमींदारों ने इसका विरोध कर दिया, किसका, वृद्धि कर का, और सुल्तान का यह योजना भी असफल हो गया। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्य क्या क्या थे, तो इसके अन्य कार्य, इसने क्या क्या कार्य किए हुए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण दिया किसानों को। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना की। तो अगर पूछा जाता है कि दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई या किसने की, तो ये किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लगान के रूप में उत्पादन का कितना भाग देना पड़ता था, तो 1/2 भाग देना पड़ता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अपने पिता तथा मिस्र के खिलाफ खलीफा का नाम अंकित करवाया। तो किसने अपने सिक्कों पर अपने पिता तथा मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया, तो ये करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने।
नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। मोहम्मद बिन तुगलक ने सतपलाह बांध, बिजली महल और तुगलकाबाद के समीप एक आदिलाबाद नामक दुर्ग बनवाया। और किसने बनवाया अगर पूछा जाए कि इसने अपने काल में कौन कौन सा दुर्ग बनवाया, तो सतपलाह बांध, बिजली महल व तुगलकाबाद के समीप आदिलाबाद नामक दुर्ग बनवाया। कौन सा दुर्ग? आदिलाबाद नामक दुर्ग बनवाया। बिजली महल किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सतपलाह बांध किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक शेख फरीदुद्दीन शंकर ए गज के पौत्र शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। उसने शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो ठट्टा सिंध के क्षेत्र में स्थित है ये ठट्टा जगह। यहाँ पे हुए एक विद्रोह के दमन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि सुल्तान को प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये तथ्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये तथ्य मोहम्मद बिन तुगलक के लिए प्रयुक्त किया गया, ऐसा किसके अनुसार कहा गया है? किसने कहा है? तो ये कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो आज के वीडियो में हमने कवर कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में। इसने जो अन्य कार्य किए, जैसे कृषि के लिए जो ऋण दिया, कृषि विभाग की स्थापना की, दीवाने आमिर कोही के बारे में हमने देखा, कितना कर वसूला जाता था लगान के रूप में उत्पादन का, और इसके बाद सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया, कौन कौन सा दुर्ग बनवाया, बिजली महल बनवाया, सतपलाह बांध बनवाया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिवाइज करी। ऐसे कौन कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से इसको सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, किस किस योजनाओं की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, ये हमने रिवाइज कर लिया। और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, लाइक इसने कौन सी उपाधि धारण की, कौन सा अभिलेख इससे रिलेटेड है, इसका शासनकाल क्या था, किस टाइप की इसकी पर्सनालिटी थी, इसके शासनकाल में कौन कौन से विद्वान होते थे इसके दरबार में, कौन इसके शासनकाल में आया, इसने किसको दूध बना के कहाँ भेजा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।